मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। प्रणाम आचार्य। और ऐसी क्या वजह रही कि आप बिना आग के अंदर आ गए? अब जब अंदर आने का साहस दिखा ही दिया है तो बताइए क्या कार्य है? महाराज गांधार के राजा अंबी ने मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। अब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। हमें देश की रक्षा करनी होगी और उसके लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा। और यही प्रस्ताव लेकर मैं आपके समक्ष आया। अपने घुटने पर बैठो। सुना नहीं? अपने घुटने पर बैठो। चाणक्य ने इस अपमान को सह लिया क्योंकि उस समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रजा और देश की चिंता थी। कुछ बोलने से पहले याद रखना कि यही तेरी औकात है। महाराज, बहुत हुआ चाणक्य। 2 कौड़ी के शिक्षक हो तुम। अब तुम मुझे बताओगे कि राज्य कैसे चलाना है। तेरा भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मण की हत्या नहीं करते, अन्यथा तेरा सर अभी तक धड़ से अलग हो चुका होता। चुपचाप अपना कार्य करो। युद्ध के बारे में सोचना और करना हमारा काम है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु ये राज्य जितना आपका है उतना हमारा भी है। और इसी कर्तव्य का पालन करने हेतु मैं आपसे मदद मांगने आया था। किंतु आप तो यहाँ नृत्य और मदिरा पान में लीन है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो शीघ्र ही समस्त भारत का सर्वनाश हो जाएगा। सिकंदर जब मगध के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाएगा तब हम उससे निपट लेंगे। इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से यहाँ पर आए थे उसी गति से वापस लौट जाओ। मैं तो चला जाऊंगा महाराज, किंतु एक राजा का कर्तव्य होता है निर्बल की रक्षा करना, ना कि उस पर अत्याचार करना। और मगध की स्थिति देखकर मुझे आभास हो गया है कि शीघ्र ही आप समस्त भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे देंगे। ये सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया। बहुत बोल लिया ब्राह्मण, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। एक ब्राह्मण का मान सम्मान उसकी चोटी होती है ना। सैनिकों, इस दरिद्र ब्राह्मण को उसकी चोटी से पकड़कर घसीट के बाहर ले जाओ। भूल होगी मुझसे जो तुझ जैसे पापी से मैं इस देश को बचाने की उम्मीद रख बैठा। अपमान किया है तूने एक शिक्षक का, ब्राह्मण की शिखा का, और तुझे इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। जनक पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, धरती और आकाश समेत 10 दिशाओं को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेता हूं, जब तक तेरे और तेरे नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता, जब तक इस राज सिंहासन पे किसी योग्य राजा को नहीं बिठा देता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आचार्य चाणक्य की यह प्रतिज्ञा नंद वंश के विनाश और अखंड भारत के निर्माण की घोषणा थी, जिसे सुन सब सन्न रह गए और चाणक्य बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए। सैनिकों, यदि ये ब्राह्मण भविष्य में इस राज्य के आसपास कहीं भी नजर आए तो इसका सर धड़ से अलग कर बीच बाजार में लटका दिया जाए।
धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसी दिन मगध छोड़ दिया और अब आचार्य चाणक्य के जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसे राजा को चुनना जो धनानंद की राजगद्दी छीन सके। जंगल से गुजरते समय चाणक्य को एक 14 साल का बच्चा देखा। मैली धोती पहने और कमर में गुलेल लटकाए ये बच्चा चीते की तरह घात लगाए आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर पीछे चलने के बाद चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन 2 लोगों का पीछा कर रहा है वो भी एक अकेले जा रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं। आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं आई? तुमने आज मुझे सही समय पे बचा लिया, नहीं तो ये लोग तो मेरी जान ही ले लेते हैं। अरे नहीं, ये लोग आपकी जान नहीं लेते, केवल आपको लूटकर यहाँ से चले जाते हैं। परंतु अब आप सुरक्षित हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। धन्यवाद। बालक, ये क्या किया तुमने? क्यों लिए इनके प्राण? ये दोनों लुटेरे हैं और अक्सर चाकू की नोक पे यात्रियों को लूट लेते हैं। अगर आज मैं इन्हें नहीं मारता तो उन यात्री के साथ हादसा हो सकता था। परंतु अब चिंता मत कीजिए, ये दोनों कुछ समय बाद उठ जाएंगे और तब तक वो यात्री भी कहीं दूर निकल चुके होंगे। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि इन्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उन्हें एक ऐसी जगह मारा है जहाँ पे वो केवल मूर्छित हुए हैं, उन्हें चोट नहीं आई है। ये दोनों भी अपनी परिस्थितियों से विवश है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी करें। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों चोर एक समान है। नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। इस बालक में मुझे मगध का भविष्य दिखाई दे रहा है। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। धनानंद, तूने अपने अहंकार में मगध की इस पावन मिट्टी को भी कलंकित कर दिया है और अब इस कलंक को मिटाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। अधिक समय नहीं है तेरे पास। शीघ्र ही तेरे रक्त से मगध की इस पावन धरती को सिंचित किया जाएगा। आज मेरी खोज समाप्त होती है। मिल गया मुझे मगध का भविष्य, मगध का भावी सम्राट। मगध के राज सिंहासन पे चंद्रगुप्त बैठेगा और उससे उस सिंहासन तक मैं पहुंचाऊंगा। क्या योजना बना रहे थे आचार्य चाणक्य? चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी थी। धनानंद के द्वारा मिले अपमान का बदला चाणक्य को अब इस बालक के रूप में दिख रहा था। बालक, मुझे क्षमा करें, अगर समय पे लकड़ियां लेके नहीं गया तो दंड निश्चित है। कौन देगा तुम्हें दंड? किस गुरुकुल से हो तुम और कौन है तुम्हारा गुरु? मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं एक सेवक हूँ, अपने स्वामी के लिए काम करता हूँ। कौन है तुम्हारा स्वामी? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं तक्षशिला का आचार्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ तक्षशिला चलकर अपनी शिक्षा की पूर्ति करो। तक्षशिला? आप तक्षशिला के आचार्य है? मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन शायद
वो मेरे भाग्य में नहीं लिखा। आप मेरे स्वामी मन्ना देव से मिल सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि आपका प्रयास व्यर्थ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मन्ना देव अपने सेवकों को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है। चल के देख लेते हैं किसकी विजय होती है, तुम्हारे स्वामी की या फिर मेरी। ठीक है। कुछ ही समय में दोनों जंगल के किनारे पर बसे एक छोटे से गांव में पहुंचे। मन्ना के पास चंद्रगुप्त जैसे सैकड़ों सेवक थे, जिनसे वो अपना काम तो करवाता ही था और सही दाम मिलने पर उन्हें बेच भी देता था। जब चंद्रगुप्त चाणक्य को लेकर मन्ना के पास पहुंचा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। पूरा दिन निकल गया, वही मात्र इतनी सी लकड़ियों के लिए। अब कल तुम इसकी 5 गुना लकड़ियां लेकर के आओगे, तभी भोजन को हाथ लगाना। ये सुन चाणक्य समझ गए कि ये मन्ना धनानंद जितना ही क्रूर और निर्दयी है। इससे क्यों दंड दे रहे हो तुम? ये दंड का नहीं, पुरस्कार का अधिकारी है। इस सब में इसका कोई दोष नहीं। अभी अभी इसने एक यात्री के प्राणों की रक्षा की है। आपके यात्री की जान तो बच गई श्रीमान, परंतु मेरा तो नुकसान हुआ ना। कर दीजिए मेरे नुकसान की भरपाई, चुका दीजिए मेरा उचित मूल्य। मैं इस बालक को भोजन दे दूंगा, तब तक इस बालक को भोजन नहीं मिलेगा। मान्यवर, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं और मूल्य आपको अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पूर्व आपको इस बालक को मुक्त करके मुझे सौंपना होगा, और फिर उचित समय आने पर मैं आपको आपकी आशा से अधिक धनवान बना दूंगा। ये मेरा वचन है। सुना आपने? हे आचार्य, मुझे धनवान बनाएगा। व्यापारी हो श्रीमान, इसलिए आप मुझे सपने ना ही दिखाए तो बेहतर होगा। आप मेरा उचित मूल्य ला करके मुझे दें। मैं ये बालक तो क्या, मैं इससे भी अच्छा सेवक ला करके दूंगा तुम्हें। वैसे क्या दिखा आपको इस साधारण से बालक में? मगध का भविष्य, मगध का सम्राट, ये बालक मगध का सम्राट तुम्हें कहां से लगता? कदापि नहीं बन सकता ये। मान्यवर, सपने देखने का अधिकार उन्हें ही होता है जिनमें सपनों को पूरा करने की क्षमता हो, और ये मैं इसी क्षण सिद्ध कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे श्रीमान? करवा लीजिए प्रतिस्पर्धा, हरा लीजिए इस बालक को अपने किसी भी सेवक के साथ। यदि ये विजय होता है तो ये मेरा शिष्य बनेगा, और यदि ये हार जाता है तो इसके साथ साथ मुझे भी आपकी अधीनता स्वीकार होगी। मैं भी आपका सेवक बनूंगा। मुझे स्वीकार है आचार्य। अब ये है, और तुम दोनों को मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। अब देखो आचार्य, मेरा सेवक कैसे धूल चटाता है इस बालक को। मायादेव, देखो। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेवक मायादेव को चाणक्य के सामने खड़ा कर दिया। मायादेव, पलक झपकते ही धूल चटा दो इस बालक को। मायादेव की विशाल कदकाठी को देख चंद्रगुप्त घबरा गया, लेकिन तभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कान में धीरे से कुछ कह दिया। चंद्रगुप्त पर हमला बोल दिया। हालांकि चंद्रगुप्त अपनी फुर्ती दिखाते हुए बच गया। फिर कुछ देर यही चलता रहा। तभी अचानक चंद्रगुप्त ने
अगर तू इस बालक से हार गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मन्ना के चिल्लाने से चंद्रगुप्त का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। तभी मायादेव ने इसका लाभ उठाया और चंद्रगुप्त को अपने चंगुल में फंसाकर दूर हवा में उछालकर फेंक दिया। चंद्रगुप्त जमीन पर धड़ाक से गिर पड़ा। ये देख चाणक्य थोड़े निराश हो गए, जबकि मन्ना और वहां उपस्थित भीड़ शोर मचाने लगी। इसी शोर में चंद्रगुप्त को एक दबी सी चीख सुनाई दी और वो तुरंत वहां से भाग निकला। वो देखो आचार्य, भाग गया तुम्हारा राजा। अब तुम हाथों में कमंडल नहीं, बेड़िया पहनने के लिए तैयार रहो। बेड़िया। हालांकि चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त डर से नहीं बल्कि किसी और कारण से वहां से भागा है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। स्वामी, आपकी पत्नी, उनको गौशाला में खूंखार भूखे तेंदुए ने घेर लिया है, जल्दी चलिए। ये सुन मन्ना हड़बड़ाहट में गौशाला की तरफ भागा। गौशाला के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। अंदर से मन्ना की पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये चीख सभी के कानों में पड़ रही थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। और तभी सबको अचंभित करते हुए बालक चंद्रगुप्त ने गौशाला के अंदर छलांग लगा दी। मन्ना की पत्नी पर हमला करने ही वाला था कि तभी हवा को चीरते हुए एक झोंका आया और पेड़ में लकड़ी का टुकड़ा घुसेड़ दिया। देखते ही देखते वो तेंदुआ अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। माई, अब आप सुरक्षित हैं। मैंने तेंदुओं को मार दिया है। जब मन्ना की पत्नी ने अपनी आंखें खोली तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसके सामने चंद्रगुप्त खड़ा था। आज एक साधारण से सेवक ने मन्ना की पत्नी की जान बचाई थी। मन्ना ने अपनी पत्नी के पास आकर चिंतित होते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? जिस चंद्रगुप्त को सभी कमजोर बालक समझते थे, आज उसने ऐसा काम करके दिखाया जो बड़े से बड़ा सूरमा भी ना कर पाए। शारीरिक बल किसी की वीरता का प्रतीक नहीं होता। साहस भीतर से जन्म लेता है और युद्ध मात्र शस्त्र से नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाता है। चाणक्य की बात सुन मन्ना देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्षमा करे आचार्य, परंतु एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है कि आपने पहलवान मायादेव के लड़ने से पहले इस चंद्रगुप्त के कान में ऐसा क्या कहा था? ये मैं जानना चाहता हूं आचार्य, इसे सब जानना चाहता हूं। यदि व्यक्ति में शारीरिक शक्ति की कमी हो तो उसकी बुद्धि ही उसका शस्त्र बन जाता है, और यही युक्ति मैंने चंद्रगुप्त को दी थी। अधिक बल वाले महादेव के घुटनों पर वार करके उसे परास्त किया जा सकता है। मन्ना देव चाणक्य की प्रतिभा से समझ गया था कि ये कोई साधारण आचार्य नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और अनुभवी आचार्य है। उसने चाणक्य से माफी मांग चंद्रगुप्त को आजाद कर चाणक्य को सौंप दिया। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर वहां से चल तो पड़े, लेकिन उनका मन किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ था। यदि यशोधरा तक धनानंद के दरबार वाली घटना पहुंच चुकी है तो न जाने वो किस मानसिक स्थिति में होगी। उसके प्राणों के लिए संकट हो सकता है। क्या हुआ आचार्य, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे पहले मगध जाकर अपनी पत्नी से मिलना है। मेरी पत्नी यशोधरा इस समय मगध में है और मेरा उससे मिलना अत्यंत आवश्यक है। किंतु यदि धनानंद के सैनिकों ने मुझे वहां देख लिया तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु? परंतु मृत्यु क्यों?
क्योंकि मैंने प्रण लिया है धनानंद और उसके नंद वंश का समूल नाश करने का। मुझे अपनी पत्नी यशोधरा की चिंता हो रही है। धनानंद के सैनिकों को मेरी पत्नी की वहां उपस्थिति का पता चल गया तो वो मेरी पत्नी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। किंतु एक मार्ग है। मगध में प्रवेश करने का एक द्वार है जहां पे सबसे कम सुरक्षा व्यवस्था रहती है। हम उसी द्वार से मगध में प्रवेश करेंगे। चाणक्य बिना कोई पुनर्विचार किए वापस मगध की तरफ चल दिए, लेकिन वहां मुख्य द्वार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ने उन्हें फिर चिंता में डाल दिया। आचार्य, यहाँ तो बड़ी कड़ी सुरक्षा है। इनसे लड़े बिना प्रवेश करना बहुत कठिन होगा। शस्त्र उठाना हर समस्या का समाधान नहीं होता। यदि समस्या बुद्धिमानी से सुलझाई जा सके तो शस्त्र उठाना मूर्खता होगी नहीं। तो अब क्या करें आचार्य? तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर चाणक्य ने वहां पास ही में दिख रही कुछ जड़ी बूटियों को तोड़ा, उनका लेप तैयार किया। इसके बाद वो एक वैद्य का वेश धारण कर चंद्रगुप्त को साथ लेकर मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। क्या हो गया? चलो अच्छा, मेरे पास औषधि है। देखो, इससे पहले कि तुम मुझसे कोई प्रश्न करो तुम इस घाव पे लेप लगा लो, क्योंकि मेरा औषधि ज्ञान कहता है कि यदि इस घाव का तुरंत उपचार नहीं किया गया ना, ये घातक साबित हो जाएगा। और तुम तो एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक हो। एक वैद्य होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जो सैनिक मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करता है उसे मैं हर संभव रूप से सहायता दूं। उनकी आंखों में झलक रहे सत्य और करुणा के भाव को देख उसने बगैर कोई प्रश्न किए चाणक्य का धन्यवाद किया और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति भी दे दी। अब चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ अपने घर के निकट पहुंच गए, लेकिन गली में मुड़ने से पहले ही अचानक उनके कदम ठहर गए। चंद्रगुप्त ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ आचार्य? आप अचानक से रुक क्यों गए? धनानंद के गुप्त सैनिक मेरे घर के समीप हो सकते हैं। संभवतः वो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हो। तो अब क्या करना चाहिए? तुम भिक्षक के रूप में मेरे घर में प्रवेश करा। यदि वहां कोई सैनिक या कोई गुप्तचर हुआ तो तुम्हें आभास हो जाएगा। कुछ ही पलों में चंद्रगुप्त चाणक्य के घर के बाहर था तो उसने हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां पे ऐसा कोई भी सैनिक या गुप्त सैनिक नहीं दिखाई दिया। यशोधरा ने दरवाजा खोला। माता, भिक्षा मिलेगी? यशोधरा का मन अंदर से विचलित था, लेकिन घर पर आए भिक्षुक को खाली हाथ तो नहीं भेज सकती थी। हाँ पुत्र, घर में भोजन है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। लगता है तुम बहुत देर से भटक रहे हो। ठहरो, मैं अभी आई। ये बोलते हुए यशोधरा अंदर चली गई। कुछ समय बाद जब वो भोजन और पानी लेकर लौटी तो यशोधरा ने चाणक्य को अपने सामने अचानक खड़ा पाया। कहाँ थे आप? मैं कितनी चिंतित हो गई थी। कहाँ चले गए थे आप? और ये बच्चा आपके साथ है? इधर सुनो, सब बताता हूँ। यशोधरा ने अचानक से कई प्रश्नों की झड़ी लगा दी। चाणक्य ने भी सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े धैर्य से दिया। हमें देश की रक्षा करनी होगी और उसके लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा। एक ब्राह्मण का मान सम्मान उसकी चोटी होती है ना, इस तरह
दरिद्र ब्राह्मण को उसकी चोटी से पकड़कर घसीट के बाहर ले जाओ। जब तक तेरे और तेरे नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता, तब तक इस राज सिंहासन पे किसी योग्य राजा को नहीं बिठा देता। मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यशोधरा को धनानंद के दरबार में हुए अपने अपमान से लेकर जंगल में चंद्रगुप्त के मिलने तक की पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। यशोधरा, ज्योतिष महादेवाचार्य की भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है। मैं तो सम्राट नहीं बन पाया, किंतु उस बालक को सम्राट बनाने का मैंने प्रण ले लिया और अपने प्रण की पूर्ति मैं करके ही रहूंगा। स्वामी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अपनी खुली शिखा को बांधने का अवसर अति शीघ्र ही मिलेगा। यशोधरा अपने पति को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगर वो किसी चीज को ठान लेते थे तो उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। रात को जब यशोधरा भोजन की तैयारी कर रही थी, तभी चाणक्य रसोई में आए। उनके हाथ में एक प्याले में रखा गाढ़ा सा पदार्थ था, जिसे देखकर यशोधरा ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी, वो औषधि, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? ये औषधि नहीं, ये विष है। विष? विष? परंतु परंतु किस लिए? चंद्रगुप्त के लिए। तुम उसके भोजन में मिला के उसे खिला देना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। स्वामी, आप ऐसे कह भी कैसे सकते हैं? इतना छोटा बालक, और आप मुझसे कह रहे हैं कि उसके भोजन में विष मिला दूं? नहीं। तुम्हें जितना कहा है तुम करो। ये विष चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाएगा। परंतु स्वामी, यशोधरा हैरान थी कि चाणक्य इस छोटे नन्हे से बालक चंद्रगुप्त को विष देने की बात क्यों कर रहे हैं। ये विष मैं चंद्रगुप्त को कैसे दे सकती हूँ? यशोधरा, तुम तो जानती हो कि विष ही विष को काटता है। मैं चंद्रगुप्त को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि उस पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा। कल को जब वो सम्राट बनेगा तो उसके अनेकों शत्रु होंगे, किंतु तब तक ये विष उसका शत्रु नहीं, उसका मित्र बन चुका होगा। मैं चंद्रगुप्त को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि विष का कोई भी विष उसका बाल भी बांका ना कर पाए। और इसीलिए आज से ही उसके भोजन में थोड़ी मात्रा में विष मिलाने की प्रक्रिया में आरंभ कर रहा हूं। परंतु स्वामी, यशोधरा, आपकी लीला आप जाने, क्या भगवान जाने। थोड़ी ही देर में विष ने अपना असर दिखाना शुरू किया। चंद्रगुप्त को हल्का नशा होने लगा और देखते ही देखते वो एक गहरी नींद में सो गया। छोटे चंद्रगुप्त को इस तरह से सोते हुए देखकर यशोधरा उसे ममता भरी नजरों से बस निहारे ही जा रही थी। हम कल भोर में ही तक्षशिला के लिए प्रस्थान करेंगे। चंद्रगुप्त के राजा बनने की प्रक्रिया अति शीघ्र आरंभ होनी चाहिए, किंतु उससे पूर्व मेरा शंभू का समय आवश्यक है ना? आनंद के सर्वनाश के लिए उनका सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु उनसे मिलने के प्रयास में आप अपनी जान दांव पे क्यों लगा रहे हैं स्वामी? जब संकल्प ले ही लिया तो फिर संकटों से कैसा है। यशोधरा का ये डर
जायज था, क्योंकि शंभुनाथ भले ही चाणक्य के पिता चाणक्य मित्र और चाणक्य के हितैषी हिताई थे, लेकिन इसके साथ साथ वो धनानंद के दरबार में एक मंत्री भी थे। शंभुनाथ अपनी पूजा समाप्त कर मंदिर से नीचे उतरने लगे। चाणक्य बगैर समय गवाए तुरंत उनके पास गए और अपना कंबल हटाते हुए उन्हें प्रणाम किया। क्या काका, तुम्हें पता है यदि किसी ने यहाँ तुम्हें देख लिया तो मृत्युदंड तय है। काका, मुझे इस बात का आभास है, किंतु अब चिंता मत कीजिए। इस समय किसी की दृष्टि नहीं है हम पर। मैं मात्र आपको ये बताने आया हूँ कि धनानंद के सर्वनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। एक बालक को मगध का भावी राजा बनाने की शिक्षा देने के लिए मैं तक्षशिला लेके जा रहा हूँ, और धनानंद को राज सिंहासन से उतारने के लिए मैंने जो योजना बनाई है वो आपके साथ के बिना सफल नहीं हो सकती, और इसीलिए आपसे मैं प्रार्थना करने आया हूँ। पुत्र, जैसे बूढ़े आदमी भला तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जो भी योजना है मुझे बताओ। काका, मैं मात्र इतना ही चाहता हूँ कि धनानंद के शासन के निर्बल पहलू पर अपनी दृष्टि रखें, क्योंकि उचित समय आने पर हम पहला बार उसी निर्बल पहलू पर करेंगे। तक्षशिला से शीघ्र ही लौटकर मैं आपसे मिलूंगा। मगध की नियति को बदलना आवश्यक है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। अब तुम जाओ, अपना कार्य करो। मैं बाबा विश्वनाथ से तुम्हारी कुशलता की कामना करूंगा। प्रणाम काका। काका, एक बात और है, राजमहल के गुप्तचर आपके पीछे लगा दिए गए हैं। संभवतः मंत्रिमंडल में किसी मंत्री को हमारी मित्रता की भनक हो गई है, इसलिए आप जो भी करें सतर्कता के साथ करें। अवश्य पुत्र, तुम भी अपना ध्यान रखना। जी। साथ। जय बाबा विश्वनाथ। शंभुनाथ से मिल चाणक्य घर पहुंचे। उन्हें सकुशल लौटा देख यशोधरा की चिंता दूर हो गई। वो पूरी तैयारी कर चाणक्य के लौटने का इंतजार ही कर रही थी। सूरज की पहली किरण निकलने तक चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की सीमा से बाहर निकल चुके थे। कुछ ही दिनों में चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के द्वार पे आ पहुंचे। तक्षशिला का भव्य द्वार। चंद्रगुप्त, तुम यहाँ प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे प्रवेश की अनुमति लेके आता। जी आचार्य। तक्षशिला का विश्वविद्यालय प्रांगण देख चंद्रगुप्त के चेहरे पे उत्साह था। सैकड़ों विद्यार्थियों को अलग अलग विद्याओं का अभ्यास करते देख उसकी आंखों में एक चमक आ गई। चाणक्य चंद्रगुप्त को एक जगह प्रतीक्षा करने की बात को कहकर आचार्य कक्ष की तरफ चल दिए, जहां विश्वविद्यालय के कुलपति और बाकी शिक्षक गण भी मौजूद थे। कुलपति महोदय, शिक्षकगण, प्रणाम। मैं अपने साथ यहाँ पर एक बालक को लेकर आया, जिसका नाम है चंद्रगुप्त। उसकी क्षमता का प्रशिक्षण करने के पश्चात ही मैं उसे अपने समक्ष लेकर आया। आपसे आग्रह है कि शिक्षा प्राप्ति हेतु आप उसे इस गुरुकुल में प्रवेश की अनुमति दीजिए। कुलपति महोदय, मैं आचार्य चाणक्य को याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ छात्रों के प्रवेश के लिए एक निश्चित परंपरा है। उसकी गरिमा का
हमें पालन करना होगा। आचार्य चाणक्य, आप हमें बस ये बताएं कि जिस बालक को आप यहां लेकर आए हैं, क्या वो किसी राजकुल से है? आचार्य, वो क्षत्रिय अवश्य है, किंतु किसी राजकुल का नहीं। ये सुन के वहां बैठे सभी शिक्षकगण हैरान रह गए। फिर उसे प्रवेश कैसे मिल सकता है आचार्य? उसके गुणों के आधार पर। बात ये नहीं है आचार्य। बात यही है आचार्य, इस महान विश्वविद्यालय की, इस प्रतिष्ठित गुरुकुल की गरिमा यहाँ का ज्ञान है। ज्ञान ही तक्षशिला की पहचान है, वो ज्ञान जो हम सभी छात्रों को समान रूप से देते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति का अवसर भी तो सभी छात्रों को समान रूप से मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। किंतु उसके पश्चात भी जो कुलपति महोदय का निर्णय होगा, उसे ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। आचार्य गजानन, आचार्य चाणक्य की बातें कुछ हद तक उचित तो है, इसलिए यहाँ के कुलपति होने के नाते मैं ये निर्णय लेता हूं कि आचार्य चाणक्य द्वारा लाए गए बालक को हमारे यहाँ प्रवेश के लिए यहाँ की परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। अगर वो सफल होता है तो तक्षशिला का द्वार उसके लिए खुल जाएंगे। मुझे आपका निर्णय स्वीकार है कुलपति महोदय। मुझे भी आपका निर्णय स्वीकार्य है कुलपति महोदय, परंतु एक निवेदन है कि यह परीक्षा निष्पक्ष रहे और उसके लिए आवश्यक है एक ऐसी परीक्षा समिति का गठन करना जो आचार्य चाणक्य के प्रभाव से प्रभावित होकर नहीं, अपितु चंद्रगुप्त के गुणों को परख कर निर्णय ले। मैं आपकी अनुमति से इस परीक्षा समिति का गठन करना चाहता हूं। अनुमति है। अनुमति मिलते ही गजानन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। अब देखता हूं कैसे मिलेगा चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त को यहां प्रवेश। चंद्रगुप्त को द्वार पर बैठे काफी समय हो गया था। विद्यार्थियों को अलग अलग हथियारों से अभ्यास करता देख चंद्रगुप्त से अपनी उत्सुकता दबाई नहीं गई। द्वार पर बैठे द्वारपाल का जैसे ही ध्यान भटका, चंद्रगुप्त ने मौके का फायदा उठाया और शस्त्र विद्या के अभ्यास प्रांगण में जा पहुंचा। वहां पर कुछ विद्यार्थी लकड़ी की तलवार से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने भले ही धोती पहनी थी, लेकिन रंगरूप से साफ पता चल रहा था कि वो सब किसी राजसी कुल के ही राजकुमार थे। चंद्रगुप्त उत्सुक होकर वहीं खड़ा होकर उनके अभ्यास को देखने लगा। उनमें से एक राजकुमार लकड़ी की तलवार से अपने प्रतिद्वंदी के सिर पर लगातार वार किए जा रहा था। वो दूसरा बच्चा अपनी ढाल से हर वार को रोकने के प्रयास में बस धीरे धीरे ढाल लिए नीचे झुकता जा रहा था। ये देख चंद्रगुप्त चिल्लाया, अपनी ढाल से उसकी तलवार का रुख बदल दो, तुम्हें पलटवार का मौका मिल जाएगा। ये देख तलवार से वार कर रहा राजकुमार रुक गया और चंद्रगुप्त की ओर बढ़ते हुए बोला, कौन है तू? हमसे ज्यादा जानता है क्या? हाँ? उसके साथ अभ्यास कर रहे राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चंद्रगुप्त के पास पहुंच गए और उसे घेर लिया। अपने भोलेपन में उत्तर देते हुए चंद्रगुप्त ने कहा, मेरा नाम चंद्रगुप्त है और जल्द ही मैं भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाला हूँ। रही बात अभ्यास की, तो मुझे लगता है कि अभी तक जो मैंने देखा उसके हिसाब से मैं आपको मात दे सकता हूँ। चंद्रगुप्त की बात सुनकर सभी जोरों से हंसने लगे। एक ने उसके मैले कपड़ों को देखते हुए कहा, तुझे मालूम भी है यहाँ केवल बुद्धिजीवी और राजसी परिवार के बच्चों को ही प्रवेश मिलता है, रास्ते से उठकर आए भिखारियों के लिए नहीं है तक्षशिला। ये सुनकर चंद्रगुप्त मायूस हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उनमें से एक ने चंद्रगुप्त के कुर्ते में हो रहे छोटे से छेद में उंगली फंसाकर उसे एक सिरे से फाड़ दिया। ये देख तलवार लिया हुआ राजकुमार बोला, अरे ये कुर्ता तो फट गया, अब कल से क्या पहनेगा? केले के पत्ते। ऐसा कहते हुए सभी उसका उपहास करने लगे। चंद्रगुप्त क्रोधित हो उठा
और उसने कुर्ता फाड़ने वाले राजकुमार को जोर का धक्का देते हुए जमीन पर गिरा दिया। ये देख लकड़ी की तलवार लिए राजकुमार ने चंद्रगुप्त की पीठ पर वार किया। अचानक हुए इस हमले से चंद्रगुप्त को झटका लगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभालते हुए वहां पड़ी ढाल उठाई और उसके सामने आकर बोला, पीठ पर वार करना कायरों का काम है, लड़ना है तो सामने से लड़ो। चंद्रगुप्त को ललकारता देख उसने पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार से चंद्रगुप्त पर वार किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने चालाकी दिखाते हुए अपनी ढाल से बस उसकी तलवार का रुख मोड़ दिया और वो जमीन से जा टकराई। मौके का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त ने ढाल से उसकी छाती पर एक जोर का वार किया और वो राजकुमार दूर जा गिरा। ये देखकर सभी राजकुमारों ने तलवार उठाकर चंद्रगुप्त को घेर लिया और उस पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तभी सबके कानों में एक आवाज गूंजी, रुको। सबकी तलवारें अचानक से थम गई। सामने देखा तो चाणक्य खड़े थे, जिनके चेहरे पर क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। उनका चेहरा देखकर सभी राजकुमार घबरा गए। चंद्रगुप्त भी एक पल के लिए सहम गया। चाणक्य क्रोधित स्वर में बोले, राजकुल से हो, यहां शस्त्र विद्या का पाठ ले रहे हो या छल विद्या का? यह सुन वहां खड़े सभी छात्रों ने डर के मारे अपनी नजरें नीची कर ली। चंद्रगुप्त जमीन से उठा। अपने सामने चाणक्य को देखकर उसकी जान में जान आई। चाणक्य ने उन राजकुमारों को देखते हुए कहा, एक निहत्थे इंसान को घेर कर मारना तक्षशिला की किस युद्ध नीति में लिखा है? किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। चाणक्य ने एक नजर उन सबको देखा और बोले, नियमों का उल्लंघन हुआ है। चंद्रगुप्त ने बगैर आज्ञा के तक्षशिला के प्रांगण में प्रवेश किया और आप लोगों ने युद्ध नीति का गलत प्रदर्शन करके, इसलिए दंड निश्चित है। चाणक्य का यह क्रोधित रूप चंद्रगुप्त पहली बार देख रहा था। वो और अन्य राजकुमार उनका गुस्सा देखकर डर गए। इससे पहले कि चाणक्य कुछ बोलते, उन्हें पीछे से आचार्य गजानन का स्वर सुनाई दिया, आचार्य, अगर आपके साथ आया ये बालक प्रांगण में नहीं आता तो शायद मेरे शिष्यों और इस बालक के बीच टकराव की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। चाणक्य पीछे मुड़े तो सामने आचार्य गजानन खड़े थे। उन्हें देखते ही वहां खड़े राजकुमारों के चेहरे पर एक संतोष का भाव आ गया। उन्हें लगा कि अब तो आचार्य गजानन उन्हें बचा ही लेंगे। चाणक्य ने उन राजकुमारों के चेहरे के भावों को पढ़ लिया था। उन्होंने गजानन की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं मानता हूं चंद्रगुप्त ने बगैर अनुमति के उत्सुकतावश तक्षशिला के प्रांगण में प्रवेश किया, लेकिन इन राजकुमारों ने उसके साथ जो बर्ताव किया वो तक्षशिला की शिक्षा नहीं है। इसलिए मेरी समझ से इन सबको इनकी गलती का आभास होना जरूरी है। चाणक्य की बात सुनकर गजानन ने पलटवार किया, तो ठीक है, आप अपने शिष्य का दंड तय कर लीजिए, इन्हें मेरे हवाले छोड़ दीजिए। इनको क्या दंड देना है वो मैं तय कर लूंगा। चाणक्य को समझ में आ रहा था कि गजानन उन राजकुमारों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्होंने गजानन के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, जैसा आप उचित समझे। और रही बात गुरु शिष्य के संबंधों की, तो मेरी नजर में तक्षशिला के हर शिष्य पर हर गुरु का अधिकार है, क्योंकि यहां से निकला छात्र किसी एक गुरु का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो प्रतिनिधित्व करता है संपूर्ण तक्षशिला का। चाणक्य की बात गजानन को चुप गई और उन्होंने क्रोधित हो उन राजकुमारों को 2 दिन तक सिर्फ रसोई में खाना बनाने की सजा सुनाई। उन्हें सजा देकर गजानन चाणक्य की ओर पलटकर बोले, आशा करता हूं कि अब आप संतुष्ट होंगे और इस बच्चे को भी उचित दंड देंगे। गजानन की बात सुनकर चाणक्य ने कहा, अवश्य, लेकिन मेरे लिए किसी पर दंड का सकारात्मक प्रभाव दिखना ही उस दंड का सही मायना है। गलती का आभास करवाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी को खुद ही अपनी गलती का आभास होना। यह कहकर चाणक्य ने गजानन को प्रणाम किया और चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर वहां से निकलने लगे। तभी गजानन ने पीछे से दांत पीसते हुए मन ही मन कहा,
आने दो चंद्रगुप्त की परीक्षा वाला दिन। उस दिन मैं इसे हारने का आभास करवाऊंगा। खुद ही पता चल जाएगा कि केवल आप ही उत्कृष्ट नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर चले जा रहे थे। चंद्रगुप्त को समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। चाणक्य उसे लेकर तक्षशिला के मुख्य द्वार से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर चल दिए। एक जगह चंद्रगुप्त रुक गया और चाणक्य से अपना हाथ छुड़ाते हुए उनके चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं वचन देता हूं कि आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं तक्षशिला में पढ़ना चाहता हूं। मेरे सीखने का अवसर मुझसे मत छीनिए आचार्य। उसके चेहरे पर ग्लानि का भाव स्पष्ट रूप से दिख रहा था। चाणक्य का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने उसे ऊपर उठाया और बोले, चंद्रगुप्त, सीखने का पहला नियम है अनुशासन। अनुशासन के बिना किसी भी शिक्षा का मोल नहीं रह जाता। तुमने जो किया है उसके लिए दंड तो मिलेगा। और रही बात शिक्षा की, तो तक्षशिला में प्रवेश लेने के लिए तुम्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। यह ध्यान रहे कि आचार्य गजानन की देखरेख में ही तुम्हारी परीक्षा होगी, और यह परीक्षा जितनी तुम्हारी है उतनी ही मेरी भी है। दंड की बात कहते हुए चाणक्य भावुक थे, लेकिन उन्होंने अपने इस भाव को उजागर नहीं होने दिया। उन्हें पता था कि आचार्य गजानन चंद्रगुप्त की प्रवेश परीक्षा में सबसे बड़ा अवरोध बनने वाले हैं। इसलिए आवश्यक था कि चाणक्य भावनाओं को त्याग कर चंद्रगुप्त को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बनाए कि वो हर चुनौती का सामना कर सके। प्रवेश परीक्षा की बात सुनकर चंद्रगुप्त ने दृढ़ता से कहा, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं आचार्य। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, मेरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि तुमने आज तक जो भी सीखा है वो भूलना होगा। अपने मस्तिष्क को खाली कर तैयार होना होगा एक नए आरंभ के लिए। चाणक्य की इस बात का अर्थ तो चंद्रगुप्त को समय समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही उसका यह गुरु अब उसका सबसे बड़ा शत्रु बनने वाला था। कुछ समय बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त विश्वविद्यालय के समीप बने एक आश्रम में पहुंचे। यह आश्रम चाणक्य के एक खास शिष्य सूरजमल का था। एक लंबे समय बाद अपने गुरु को देखकर सूरजमल के मुख पर प्रसन्नता थी। चाणक्य भी अपने प्रिय शिष्य सूरजमल से मिलकर खुश हुए और चंद्रगुप्त का परिचय कराते हुए बोले, सूरजमल, यह चंद्रगुप्त है। इसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करना है। मैं चाहता हूं कि तब तक ये यहां पर ही रहे। सूरजमल ने पूर्ण सम्मान के साथ अपने आचार्य और चंद्रगुप्त दोनों का स्वागत किया। रात को चाणक्य ने एक बार फिर से चंद्रगुप्त के भोजन में विष की हल्की सी मात्रा मिला दी, जिसका असर होते ही चंद्रगुप्त का शरीर शिथिल पड़ने लगा। और इससे पहले कि वो सोता, चाणक्य उसके पास आए और बोले, सोने जा रहे हो? लेकिन याद रहे, आज रात सोते समय तुम करवट नहीं लोगे, सीधा सोओगे। यही तुम्हारा दंड है। चंद्रगुप्त को समझ नहीं आया कि आखिर आचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसने उन्हें वचन दिया और सोने के लिए सीधा लेट गया। चंद्रगुप्त को जल्दी ही नींद आ गई, लेकिन अचानक माथे पर टपकी पानी की एक बूंद ने उसकी निद्रा भंग की। उसे समझ नहीं आया कि बगैर बारिश के यह पानी कहां से टपक रहा था। उसे वापस नींद आने लगी, लेकिन एक बार फिर से एक बूंद उसके माथे से आ टकराई। अब चंद्रगुप्त ने बड़े ध्यान से देखा कि उसके ठीक ऊपर कुटिया की छत से एक मिट्टी का घड़ा बंधा हुआ था और वो पानी की बूंद हर थोड़ी देर में उसी से टपक रही थी। अब ये टपकती पानी की बूंद चंद्रगुप्त की नींद में खलल डालने लगी थी, लेकिन वचनबद्ध हो चंद्रगुप्त करवट भी नहीं ले सकता था। उसे आभास हो गया था कि आज रात भर उसकी यही दशा रहने वाली है।
सूरजमल ने जब यह देखा तो वो हैरान रह गया और फिर रात के अंधेरे में आश्रम में टहल रहे चाणक्य के समीप आकर कहा, आचार्य, मुझे यह तो पता है कि आप उस बच्चे के साथ जो भी कर रहे हैं कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? सूरजमल को उत्तर देते हुए चाणक्य ने कहा, आज रात भर नींद ना मिलने के कारण कल सवेरे इसका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा और तब परीक्षा होगी इसकी सतर्कता की, इसके सचेत होने की। हर पल, हर प्रहर, हर स्थिति में सही निर्णय ले पाना ही एक राजा का सबसे बड़ा गुण होता है और मुझे चंद्रगुप्त के इन्हीं गुणों को तराशना है। चाणक्य का उत्तर सुन सूरजमल मन ही मन बोला, वाह आचार्य, ईश्वर किसी को गुरु दे तो आपके जैसा दे। उसने फिर चाणक्य को नमन करते हुए कहा, आचार्य, रात बहुत हो चुकी है, अब आपको विश्राम करना चाहिए। सूरजमल की बात सुनकर चाणक्य ने उसकी ओर देखा और कुछ सोचते हुए बोले, जब आपका शत्रु जाग रहा हो तो भला आप कैसे सो सकते हैं? तुम विश्राम करो सूरजमल। सूरजमल को चाणक्य की बात तो समझ नहीं आई, लेकिन वो उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। चाणक्य ने बड़ी गंभीर मुद्रा में आकाश में चमक रहे चांद और टिमटिमाते तारों को देखा और मन ही मन बोले, राजा धनानंद तो अपनी भोग विलासिताओं में मुझे भूल भी चुका होगा, लेकिन उसके मंत्रिमंडल में कोई तो है जो मुझे मिटाने के हर संभव प्रयास कर रहा है और अब उसके निशाने पर चंद्रगुप्त भी आ चुका है। कौन हो सकता है वो? जल्द ही पता लगाना होगा। चाणक्य के मुख पर छाई चिंता सही थी, क्योंकि राजा धनानंद के महामंत्री अमात्य इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। मगध राज्य में चांद की नीली रोशनी में महामंत्री अमात्य का चेहरा गुस्से में लाल लावे की तरह खौला हुआ था। उनके सामने वही घायल मसाई सैनिक खड़ा था जिसने चाणक्य को मारने का प्रयास किया था। अमात्य ने गुस्से में सवाल करते हुए कहा, एक निहत्थे ब्राह्मण को मारने भेजा था और तुमसे वो भी नहीं हुआ? अमात्य के गुस्से को देखकर वो मसाई सैनिक डर से कांप रहा था। प्रश्न का उत्तर देते हुए वो बोला, महामंत्री जी, मानता हूं वो निहत्थे थे, लेकिन वो बच्चा चीते की फुर्ती से पता नहीं कहां से आया और उन्हें बचा लिया। अपनी उम्र से दोगुनी समझदारी और फुर्ती थी उस बच्चे में, और फिर वो कबीले का आदमी जिसने मुझे घायल कर दिया। बच्चे का जिक्र सुन अमात्य अचंभित थे और कुछ सोचकर मन ही मन बोले, अब कौन सा दाव चल रहा है चाणक्य? उसकी अपनी तो कोई संतान है ही नहीं, तो फिर क्या वास्ता है उसका इस बच्चे के साथ? शीघ्र ही पता लगाना होगा। तभी सामने खड़े मसाई सैनिक ने अमात्य की चुप्पी देखते हुए कहा, महामंत्री, बस एक मौका और दे दीजिए। मैं वचन देता हूं कि अगली बार चाणक्य और उस बच्चे दोनों का शीश आपके कदमों में होगा। उसकी बात सुनकर अमात्य आंखों में गुस्सा लिए बोले, उनका नहीं, पहले तेरा। ऐसा कहकर उन्होंने एक इशारा किया और उस मसाई सैनिक के पीछे खड़े एक आदमी ने उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। इससे पहले कि उस मसाई सैनिक को कुछ समझ आता, उसका सिर लुढ़कते हुए अमात्य के कदमों पर जा गिरा। अमात्य ने एक पल उस कटे हुए सिर को देखा और उसके बाद सामने हाथ में तलवार लिए गुप्तचर को देखते हुए बोले, आज ही तक्षशिला के लिए निकल जाओ और चाणक्य और उस बच्चे पर एक साय की तरह नजर रखो। मुझे चाणक्य और उस बच्चे की हर सूचना चाहिए, और याद रहे कोई चूक ना हो। उस गुप्तचर ने उनको प्रणाम किया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। अमात्य के चेहरे पर चिंता का भाव था और वो अपने आप से बातें करते हुए बोले, कहीं चाणक्य उस बच्चे को मगध के भावी राजा के रूप में तो नहीं देख रहा। अमात्य के इस कथन में सत्यता तो थी, लेकिन छोटा चंद्रगुप्त इस सत्य से बहुत दूर। रात भर ना सोने की वजह से आज उतना चपल नहीं दिख रहा था। विष का नशा था जो उसे सोने पर विवश कर रहा था,
और वहीं समय समय पर टपकती पानी की बूंदें थी जो कि सोने नहीं दे रही थी। उसने इस समस्या से जूझते हुए बगैर करवट लिए पूरी रात बिता दी थी, लेकिन उसे अभी तक यह समझ में नहीं आया था कि आखिर चाणक्य का यह सब करने के पीछे कारण क्या था। सूरज निकलने में अभी समय था कि तभी सूरजमल चंद्रगुप्त के पास आया और उसे अपने साथ चलने को कहा। सूरजमल की बात सुनकर चंद्रगुप्त ने सवाल किया, हम लोग कहां जा रहे हैं? आचार्य कहां हैं? सूरजमल ने उसके साथ आश्रम से बाहर निकलते हुए कहा, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ऐसा कहकर उन दोनों ने 3 कोस का सफर तय किया और एक पहाड़ी पर बनी एक गुफा के मुहाने पर आ पहुंचे। रात भर न सोने और 3 कोस के इस मुश्किल सफर ने चंद्रगुप्त को शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल कर दिया था। वहां पहुंचकर चंद्रगुप्त ने सवाल किया, ये कहां लेकर आए हैं आप? सूरजमल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुफा के अंदर जाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। थका हारा चंद्रगुप्त चुपचाप सूरजमल के पीछे चल दिया। वो जैसे जैसे आगे बढ़े गुफा में अंधेरा बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर में चंद्रगुप्त के बगल से चमगादड़ों का झुंड निकला। उनके अचानक इस तरह आने से चंद्रगुप्त थोड़ा झेप गया, लेकिन फिर अपने आप को संभाल आगे बढ़ा। कुछ दूर चल चंद्रगुप्त को आभास हुआ कि उस गुफा के बीचों बीच एक सरोवर है। गुफा की दीवार से रिस कर आने वाला पानी वहां जमा हो रहा था। उस जगह पर चमगादड़ों का हुजूम था। उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज की वजह से उठ रहा शोर दिल दहला देने वाला था। अंधेरे में चंद्रगुप्त को बस आवाज सुन कुछ चीजों के होने का आभास हो रहा था, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। अपने आप को ऐसी जगह पर देखकर चंद्रगुप्त ने सूरजमल को आवाज देते हुए पूछा, कितना अंधेरा है यहां? आचार्य ने यहां आने के लिए क्यों कहा? लेकिन सूरजमल का कोई पता नहीं था। चंद्रगुप्त ने उसे 1-2 बार आवाज दी, लेकिन वो अंधेरे में ऐसे गायब हो गया था मानो कोई जादुई साया हो। चंद्रगुप्त अब अकेले उस गुफा में इधर उधर देखे जा रहा था कि तभी उसके कानों से एक आवाज टकराई, कौन हो तुम? आवाज सुन चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो इस आवाज से परिचित था। यह आवाज थी उसके आचार्य चाणक्य की। चाणक्य की आवाज उस गुफा में चारों दिशाओं में गूंज रही थी, मानो चारों दिशाओं में 4 चाणक्य खड़े हों। चंद्रगुप्त ने इधर उधर देखा, लेकिन उस अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने आवाज लगाते हुए कहा, आचार्य आप कहां हैं? बहुत अंधेरा है यहां। एक पल के मौन के बाद चाणक्य की आवाज फिर से गूंजी, मैंने पूछा कौन हो तुम? दोबारा प्रश्न पूछे जाने पर चंद्रगुप्त समझ गया कि उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसने उत्सुक होकर उत्तर दिया, मैं चंद्रगुप्त हूं। तभी उसे चाणक्य की आवाज सुनाई दी, गलत उत्तर। और इस आवाज के साथ एक डंडा उसकी पीठ से टकराया। अचानक हुए इस प्रहार के चलते चंद्रगुप्त जमीन पर गिर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। चंद्रगुप्त खड़ा हुआ और बोला, आचार्य ये क्या है? और इससे पहले कि वो और कोई प्रश्न पूछता, चाणक्य की आवाज दोबारा गूंजी, कौन हो तुम? अब चंद्रगुप्त सतर्क था। उसे सोच समझकर प्रश्न का उत्तर देना था, क्योंकि गलत उत्तर का परिणाम उसे पता था। उसने कुछ देर सोचा और फिर थोड़े संकोच के साथ बोला, मैं आपका शिष्य हूं। तभी चाणक्य की आवाज गूंजी, फिर गलत उत्तर। चाणक्य का जवाब सुन चंद्रगुप्त डंडे से बचने के लिए संभलता कि तभी वो डंडा उसके पैरों में आ लगा। चंद्रगुप्त इस बार फिसलकर नीचे जा गिरा। रात भर न सो पाने और सवेरा होते ही 3 कोस का सफर तय करने की वजह से चंद्रगुप्त को ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा उस गुफा के अंधेरे के बीच चमगादड़ों के उड़ने और पानी के गिरने के शोर की वजह से उसे पता ही नहीं लग पा रहा था कि आखिर डंडा किस दिशा से आ रहा है और कौन मार रहा है। हताश होकर चंद्रगुप्त उठा कि तभी चाणक्य की आवाज फिर गूंज उठी, कौन हो तुम? चंद्रगुप्त परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आचार्य बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तभी उनकी आवाज एक बार फिर गूंज उठी, मैंने पूछा कौन हो तुम? चंद्रगुप्त ने उत्तर सोचना शुरू किया।
साथ में डर था कि अंधेरे को चीरता हुआ वो डंडा फिर से न आ लगे। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, न मैं चंद्रगुप्त हूं, न मैं आपका शिष्य हूं। मैं सबसे पहले एक मनुष्य हूं, मनुष्य। एक पल के मौन के बाद चाणक्य की आवाज गूंजी, गलत जवाब। और उसी के साथ अंधेरे में लहराता हुआ डंडा आया जो चंद्रगुप्त की पीठ पर जाकर लगा। एक जोर के कराहने की आवाज के साथ चंद्रगुप्त एक बार फिर से जमीन पर था। अब उसका धैर्य टूट चुका था। उसमें अब और उठ पाने की ताकत नहीं थी और ना ही क्षमता थी प्रश्नों के उत्तर देने की। वो वहां मौजूद पत्थरों का सहारा लेकर जैसे तैसे उठा और पूरी शक्ति से चिल्लाते हुए बोला, अब क्या चाहते हैं आचार्य? कैसी परीक्षा है ये? परीक्षा भी है या दंड है? क्या गलत कहा मैंने? कौन सा गलत उत्तर दिया? चंद्रगुप्त की आवाज में दर्द था। अपना मानसिक संतुलन बनाने में उसे दिक्कत हो रही थी कि तभी चाणक्य की आवाज फिर गूंज उठी, कौन हो तुम? वही प्रश्न दोबारा सुन चंद्रगुप्त से अब रहा नहीं गया और वो चिल्लाते हुए बोला, कौन हूं मैं? अगर उत्तर आप जानते हैं तो बता क्यों नहीं देते? नहीं पता मुझे मैं कौन हूं, नहीं पता आचार्य, कोई नहीं हूं मैं, कोई नहीं हूं। चंद्रगुप्त की दर्द भरी आवाज पूरी गुफा में गूंज रही थी। वो पूरी तरह से टूटकर वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसे अब नहीं जानना था कि उसका उत्तर सही है या गलत, और ना ही उसके अंदर अंधेरे में वार कर रहे उस डंडे का डर था। कुछ देर के मौन के बाद चाणक्य की आवाज गूंजी, सही उत्तर। ये सुन चंद्रगुप्त ने राहत की सांस ली। उसे अचानक मानो चाणक्य की बात याद आ गई कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अपने अतीत को मिटा करके एक नई शुरुआत करना। और चाणक्य के इस प्रश्न के पीछे का मंतव्य भी वही था, अपनी पहचान भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करना। अब पूरी गुफा में केवल चमगादड़ों के फड़फड़ाने और पानी के गिरने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब यह आवाजें चंद्रगुप्त के लिए शोर नहीं थी। उसने ध्यान लगाकर उन आवाजों को सुना तो हर आवाज एक दूसरे से अलग थी। वो उन आवाजों को एक दूसरे से अलग कर सकता था। काफी देर तक कोई गतिविधि न होते देख छोटे चंद्रगुप्त ने दृढ़ता के साथ चाणक्य को पुकारते हुए कहा, आचार्य, मैं आपके आशीर्वाद से शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। कि तभी उसकी ओर एक बार फिर हवा में लहराता हुआ डंडा आया, लेकिन इस बार चंद्रगुप्त सचेत था। वो उस डंडे की आवाज सुनकर उस दिशा की ओर मुड़ा और अगले पल डंडे का सिरा चंद्रगुप्त के हाथ में था। उसने पूरी ताकत से उस डंडे को अपनी ओर खींचा तो अंधेरे का फायदा उठाकर डंडा चला रहा सूरजमल उसके सामने आ गिरा। सूरजमल से नजरें मिलने पर चंद्रगुप्त मुस्कुरा दिया कि तभी उसके सिर पर चाणक्य का हाथ लगा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम मेरी शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बन चुके हो। अपने गुरु को सामने देख चंद्रगुप्त ने उनके पांव छुए। चाणक्य ने उसे आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव था, क्योंकि आज वो धनानंद के सामने ली गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ चुके थे।